ओके तो फ़ोन पे बात करने जा रहे हैं आज हम जितेंद्र जी से, जो 125 करोड़ की, इनफैक्ट 135 करोड़ के आसपास की जनसंख्या वाले हिंदुस्तान में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो शहीदों के परिवार को उनकी शहादत के बाद, उनकी वीर गति को प्राप्त होने के बाद पत्र लिखना नहीं छोड़ते, उनके परिवार से संपर्क करना नहीं छोड़ते, उनको ये एहसास दिलाते हैं कि आपका बेटा मरा नहीं है, वो ज़िंदा है। उनको एहसास दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हो, भले कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन वो हमेशा हर किसी जवान के परिवार को याद रखते हैं। तो आज उस महान आत्मा से, उस महान व्यक्ति से हम फ़ोन पे बात करने जा रहे हैं। इनका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, सो लेट्स सी। हेलो जितेंद्र जी नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार सर, जय हिंद। कैसे हो साहब? मैं बहुत अच्छा हूँ साहब। मैं रात में भी ड्यूटी पर बैठा हूँ। अरे साहब हैट्स ऑफ है आपको यार, रात में भी ड्यूटी पे बैठे हुए हो। हाँ साहब, अभी कोरोना में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया साहब, तो अभी मेरी दिन की ड्यूटी हाफ ड्यूटी और हाफ सैलरी कर दी, तो मैं रात में भी ड्यूटी जाता हूँ और दिन में भी जाता हूँ सर। साहब वाकई मानना पड़ेगा आपको, आपके जो जज्बा है ना, मतलब लगता है कि 135 करोड़ वाले हिंदुस्तान में आप इकलौते ऐसे व्यक्ति हो जिनके पास 11 टन तो डेटा है पूरे देश के आर्म फोर्सेस का। कौन सा जवान कब वीर गति को प्राप्त हुआ, कौन सा परिवार, कौन सा रेजिमेंट, इतना सारा डेटा तो सर किसी रेजिमेंट के पास भी नहीं जो आपके पास है। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि आपकी कदर नहीं है हिंदुस्तान की सरकारों को, और आम नागरिक आपके बारे में जानता भी नहीं है, जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ आपके देशभक्ति के जज्बे को, और अपने चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से जुड़े हर एक व्यक्ति को जो आपका वीडियो ने प्रसारित किया, तो आपने मुझे खुशखबरी दी कि आपको कहीं उम्मीद नहीं थी कि आपको ठीक से खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मुझे ऐसे बोलने में दुख तो लग रहा है साहब, लेकिन जो हकीकत है, कड़वा सत्य तो सत्य है। लेकिन 2-3 दिन में आपने बताया इतने हेल्प हुई रॉयल सोल्जर चैनल के माध्यम से सर, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई इस बात को जान के। सोचा आपके साथ एक स्पेशल वीडियो कॉल किया जाए, और जरूर। और अपने साथियों को आपकी मैं आवाज़ सुनाई दे रहा हूँ, आप अभी जो है आपकी आवाज़ सुन पाएंगे सभी लोग। तो आप जो बोल रहे हैं आपकी आवाज़ स्पीकर पे रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा सर। जी जितेंद्र जी, तो उम्मीद करता हूँ कि रॉयल सोल्जर के माध्यम से जो थोड़ा बहुत भी किसी ने अपना योगदान दिया, आपको भी थोड़ा बेटर लग रहा है, अभी आप खुश हो? हाँ मैं बहुत खुश हूँ साहब। मैं सोचता था कि ये अभी मेरा हाफ ड्यूटी हो गया तो मैं बहुत परेशान था। मैंने सारी सिक्योरिटी एजेंसी में चला गया, लेकिन साहब अभी सारे उपक्रम बंद है, तो जहाँ 4 घाट थे वहाँ 1 घाट से ही काम चल रहा है, तो कहीं नौकरी नहीं मिली साहब। मेरा मोबाइल फोन भी 12 सितंबर को बंद होने वाला था साहब, तो मैंने 25 तारीख से बहुत तेज गति से शहीद परिवारों से बात करना चालू कर दिया था। मैंने कहा पता नहीं फिर कब बात होनी हो साहब। परेशान था, मेरा सब ज्यादा लफड़ा हो गया था, वो सब मेरे घर का खाने का सामान भी सब खत्म था साहब। मैं बहुत दिन से आप मोबाइल नंबर, ये बैंक का खाता नंबर मांगा था कि जब 10,000 मिल रहे थे साहब तो जीवन भी चल रहा था और देशभक्ति भी चल रही थी साहब। फिर मैं बहुत परेशान हो गया, तो फिर मैंने आपको बताया, और मैं ज्यादा साहब मैं 20,000 रुपए तक ऐसा सोचता था कि 20,000 रुपए आ गया साहब, तो फिर ये कोरोना से गाड़ी बाहर निकल जाएगी। 2-3 महीने बाद जब सब देश में बीमारी चली जाएगी तो फिर दोबारा नौकरी मिल जाएगी साहब, फिर सब सही हो जाएगा। मैं इतना ही सोचता था साहब, पर ये अब 1,63,000 रुपए साहब अभी शाम तक मेरे खाते में आ गया था। आज 9 तारीख के शाम तक अभी ये बहुत ज्यादा है साहब मेरे लिए। मैं इतने मेरे खाते में कभी इतना पैसा आया नहीं साहब। मेरे 21 साल की सिक्योरिटी में मैंने 2-3 बार पीएफ ले लिया, पर वो सब 15,000, 25,000, 40,000 ऐसा ही आया था साहब अभी तक। बाकी इतने खाते में ये 5-6 अंक में पैसा आ रहे मेरे को, मैं देखता हूँ ध्यान से, फिर पढ़ता हूँ साहब कि इतने पैसे हो गए। अब इसका सही ढाल बनाऊंगा साहब मैं, ये सब सही जवानों के नाम पे ये लगा दूंगा साहब ये पैसा। सर मानना पड़ेगा, बिल्कुल हैट्स ऑफ है साहब आपको, आपके जज्बे को, आपकी देशभक्ति को। तो आपने देखो, आपने बात समझी जितेंद्र जी की। जितेंद्र जी ये कह रहे हैं कि इनका फ़ोन भी जो है रिचार्ज नहीं था। इनको उम्मीद थी कि शायद 12 तारीख को इनका फ़ोन बंद हो जाएगा, उसको रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं थे इनके पास, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी, खाने के लिए भी ठीक से पैसे नहीं थे। उसके बाद अचानक से जो रॉयल सोल्जर चैनल के माध्यम से आप सभी से मैंने इनके बारे में बताया,
तो आप लोगों ने यार जिस जिसने एक एक रुपया भी सपोर्ट किया है ना, बिल्कुल दिल से हेड्स ऑफ है यार, मेरे पास वर्ड नहीं आपको थैंक्स बोलने के लिए यार, सीरियसली दिल से सैल्यूट यार। ये सब पूरे देश को साहब, मेरी आवाज कोई सुन रहा है साहब तो सबको सुना दो साहब। और ये रॉयल सोल्जर ग्रुप के से जुड़े हुए सब लोगों को मेरा बहुत धन्यवाद साहब। इसमें विनोद कुंवर साहब ने 10,000 रुपए डाले थे साहब। किसने? और मैं वो किसने? 10,000 रुपए बम्बई से। अच्छा। हाँ, वो 1/11 गोरखा के हैं। और मैं साहब वो 1 रुपया डालने वाले वो जमुना लाल का भी उतना ही शुक्रगुजार हूँ क्या बात। जितने साहब ये विनोद साहब का, क्योंकि मैं जानता था साहब कि जब 2001 में जब ये 15 पैसे से बढ़ के और पोस्टकार्ड 25 पैसे का हो गया तो मेरा मन दुखी था साहब, क्योंकि उस टाइम पे ये 1 रुपए के 6 आते थे और फिर 4 ही आने लगे साहब। तो जतिंदर सिंह को 1 रुपए की कीमत अच्छी तरह पता है साहब, बहुत अच्छी तरह पता है। जितेंद्र जी ने जानते हो भी क्या बोला कि पोस्ट कार्ड पहले 15 पैसे का आता था, फिर 25 पैसे का हुआ। वो जो पैसे दर पैसे बढ़े, इनकी धड़कन बढ़ती थी कि मैं शहीदों को पत्र कैसे लिखूंगा। पोस्ट कार्ड के माध्यम से ही ये वीर जवानों के परिवार को पत्र लिखा करते हैं। तो साहब अभी तक आप कितने वीरगति को प्राप्त जवानों के परिवारों को खत लिख चुके हैं और कब से लिख रहे हैं? ये 7,500 7,000 ऐसे कुछ ऐसे पत्र लिख दिए साहब। फिर जब मैं परेशान था साहब, जब पोस्ट कार्ड के पैसे बढ़े साहब, जब ये 25 पैसे का हुआ साहब, तो मैं दिल्ली महाप्रधानमंत्री को पत्र लिखता था कि पोस्ट कार्ड के पैसे नहीं बढ़ाए जाए साहब, क्योंकि मैं शहीद परिवार को पत्र लिखता हूँ। लेकिन माँ मेरी बात कभी सुनी नहीं साहब। मैंने 15-16 साल तक माँ पे पत्र लिखे और 2008 में मैं ज्यादा परेशान था साहब, जब मेरी 3-3.5 हजार रुपए तनख्वाह थी और ये पोस्ट कार्ड के पैसे 25 पैसे से बढ़ा के फिर दोबारा 50 पैसे कर दिए। बाकी अब मेरा मन खुश है साहब। अभी राजपूत रेजिमेंट से एक कर्नल साहब है, वो ये मेरा जुनून हमेशा आबाद रहे, इसलिए वो मेरे को पोस्ट कार्ड भेजते हैं साहब। पूरे जीवन भर मुझे पोस्ट कार्ड देंगे साहब, ऐसा वो साहब ने मुझे बोला। क्या नाम है साहब का? राजपूत रेजिमेंट से? हाँ, वो साहब ने मुझे बोला है साहब कि आप जीवन भर कहीं मेरा नाम नहीं ले पाएंगे। वो इस समय म्यांमार बॉर्डर पे है साहब, ये मुझे पता है। वो कभी कभी मुझसे बात करते हैं साहब। हेड्स ऑफ है। कर्नल साहब है? वो राजपूत रेजिमेंट में कर्नल साहब है साहब। उन्होंने मुझे उनकी यूनिट का एक ट्रैक नोट भी भेजा है और कि आप जहाँ भी जाए तो राजपूत रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करें। क्या बात है। हेड्स ऑफ है यार ऐसे रेजिमेंटल ऑफिसर को जो अपने देश के लिए एक ऐसे इंसान को पहचानता है जो देश के लिए सच्ची जिंदगी जी रहा है यार। थैंक यू सो मच सर इफ यू आर हियरिंग माय वॉइस हियर। और उन्होंने साहब मुझे एक सर्टिफिकेट भी बना के दिया है राजपूत रेजिमेंट का। बोले आप कहीं कोई आप पूछताछ करें क्यों लिखते हो तो कहीं क्या है, तो बोले आप ये बता देना। उसमें बहुत बड़ी मोहर लगी है राजपूत रेजिमेंट सेक्टर की। ओके, जैसे मुझे पत्र लिखने की अनुमति है। क्या बात है। राजपूताना रेजिमेंट को दिल से हेड्स ऑफ है, सलाम है अफसरान को जिन्होंने इतना हौसला दिया जितेंद्र जी को। थैंक यू सो मच साहब। मैं चाहूँगा कोई ऐसा एक अनोखा कुछ ऐसा किस्सा सुनाए फौज का इंटरेस्टिंग, जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों ने कभी सुना नहीं होगा मीडिया के माध्यम से। और पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हो कि मैं तो बॉलीवुड का बॉयकॉट कर चुका हूँ। बॉलीवुड वाले लोग हमारे ऊपर जो है देश की आर्म फोर्सेस के ऊपर, आप जैसे हमारे लोगों के ऊपर मूवीज़ बनाते हैं, यूनिफॉर्म तो दिखाते हैं, पर एक्चुअल में कितनी बड़ी देशभक्ति है उनकी, ऐसा आपसे सुनने को मुझे मिला। और हम भी जानते हैं इतनी उम्र हो गई है अभी। तो साहब मुझे थोड़ा सा बताएंगे ज़रा, आपने मुझे बताया था कि भैरव सिंह जो है बॉर्डर मूवी के अभी तक जिंदा हैं, और आप जब मूवी के भैरव सिंह सुनील शेट्टी से मिले, क्या वो वाकया था, क्या आपके साथ हुआ? सर थोड़ा चाहूंगा आप प्लीज बताएं सच्चाई, ताकि देश को पता चले। वो दिल्ली में सम्मान समारोह था साहब, वहाँ भैरव सिंह जी ने सम्मान किया था साहब मेरा, तो बटर फिल्म वाले सुनील शेट्टी ने। हाँ, सुनील शेट्टी नाम है साहब उनका साहब। जी जी। मैं सिनेमा नहीं देखूं साहब, मैं ज्यादा इसलिए मैं जानता नहीं साहब, पर मैंने वाटर पिक्चर तो देखी है साहब। जी साहब, जी सर, समझ सकता हूँ मैं। तो वहाँ मेरा सम्मान किया था साहब दिल्ली में। वो जगह का नाम साहब कंट्रीब्यूशन हॉल है साहब, जहाँ सम्मान हुआ था। कंट्रीब्यूशन हॉल दिल्ली? हाँ साहब। तो वहाँ साहब मैंने कुछ 2 मिनट का साहब मेरे को बोलना था साहब, वो साहब बोले इतनी दूर से आप आए हो, तो मैंने कुछ बोल दिया साहब। मैंने कहा ये बॉर्डर फिल्म के भैरव सिंह जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने गाना गा दिया
संदेश आते हैं, पर 21 साल से इस परंपरा को मैंने पालन किया और आज 6,500 इतने शहीद परिवार से मेरा फोन पे संपर्क है, इतने शहीद परिवार से बात करता हूँ, संदेश से मैंने इतने लिखे। तो वो भैरव सिंह जी ने उनके मैनेजर साहब थे, उनको मेरा पूरा पता जानकारी सब नंबर लेने के लिए बोल दिया। तो फिर साहब मैं वहां से दिल्ली से घर आ गया। फिर मैंने 4-6 महीने बाद सोचा कि एक शहीद हॉल बना देता हूँ जहाँ मेरा ये सब 11 कुंटल धरवार मैं रख सकूँ। मेरी बनाई हुई बहुत सारी मूर्तियां टूट गई साहब। खड़क सिंह की मूर्ति टूट गई, एक करगिल में शहीद हुए थे 6 मई को, 12 जात के थे। और भी गोरखा सिपाहियों की मूर्तियां टूट गई साहब, क्योंकि वो जमाने में खाली मट्टी थी मेरे पास, बिल्कुल कुछ लेने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ भी न पेंट भी नहीं किए थे, ऐसे मट्टी में थी। तो मैंने सोचा मेरे कागज खराब हो गए साहब, मैंने पहले कपड़े में बांध के रखे थे, फिर प्लास्टिक में रखे, फिर मैं नई पेटी भी नहीं ला पाया साहब। मैंने भंगार में से ली 2016-17 में, और जब पुराने ताले उसमें लगा के संभाल के कर रखा है। ये सब बॉक्सों में बंद है, इतनी 41,000 शहीद जवानों की यादें। तो मैंने कहा एक हॉल बना दो साहब। तो मैंने भैरव सिंह जी को फोन किया था, वो मैनेजर ने फोन उठाया। तो मैंने बोला साहब मैंने कहा एक हॉल बनाऊं मैंने कहा थोड़ी इसमें रेती कब्जे सीमेंट डाल दोगे क्या? रेती तो सीमेंट मना कर दिया साहब, बोले साहब ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं। तो मैंने पूछा कि आप ने मेरा नंबर क्यों लिया साहब? तो बोले वो साहब आपके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। तो अच्छा, मैंने कहा ठीक है साहब कोई बात नहीं। तो ये साहब ऐसे बहुत सारे नाम है साहब ऐसे सनेमा वालों के साहब, मैं ज्यादा तो इनको जानता नहीं, पर ऐसे तो प्रकाश झा के भी सेक्रेटरी का फोन आया था। तो यही है साहब, मेरे को कुछ रजिस्टर फाइल कुछ लेनी है, लेमिनेशन करने, पुराने फोटो 30-40-50 साल के कागज है मेरे पास में। तो वो लोग मना कर देते हैं साहब। तो ये मेरे पास सब पूरे देश से कुछ लोगों ने स्टेशनरी की कभी मदद की थी। ये मेरे कुछ वीडियो बनते तो कोई लोग मुझे 1,000-1,500-2,000 रुपए कुछ 2-4 बार मुझे लोगों ने दिए हैं साहब। ये पर वो टाइम पे नहीं आती साहब, और जब जरूरत इतनी होती है कि वो एक बार में सब लाके पैसे खत्म। फिर बाद में साहब कई बार मैं वो पोस्ट कार्ड के ऊपर साहब झंडा बनाता हूँ, तो वो कभी केसर या स्केच पेन खत्म हो गया साहब, तो फिर मैं तनख्वाह मिलने का वेट करता हूँ साहब। कितनी बार मेरा फोन का आपने देखा होगा कि मैंने आपको 12 तारीख बोली साहब, कई बार मेरा फोन 25-26 तारीख को ये रिचार्ज खत्म हो जाता था। तो फिर साहब तनख्वाह मिलने में कभी 5, 6, 7, 8 तारीख होती थी, तो कभी 10 तारीख साहब। इसलिए मैंने 12 तारीख को रिचार्ज कर रखा था कि जब मुझे सैलरी मिले तभी मेरा ये फोन का पैसा खत्म हो साहब। तो 2008 में साहब मैंने फोन लिया था, जब ये ब्लैक एंड व्हाइट साहब, जब मेरा शहीद परिवार से मेरा संपर्क हुआ साहब, तो वो टाइम पे मैं 100 रुपए का बैलेंस डलाता था साहब। जब वहाँ पे जब मेरी 2900 रुपए तनख्वाह थी जब, तो वो टाइम पे साहब मैं 50 पैसे की बात अपने बाप से करता था, और 50 पैसे की बात साहब मैं उस बाप से भी करता था जिसका बेटा इस देश के लिए चला गया। तो वो टाइम पे साहब मुझे बार बैलेंस देखना पड़ता था कि कितने पैसे कट गए, क्योंकि साहब पूरे महीने मुझे चलाना पड़ता था। ऐसे दिन मैंने देखे थे साहब। तो ये अभी जब 25-26 अगस्त को जब मैं पूरा बर्बाद हो गया साहब, मेरी नौकरी चली गई, तो यह 3,200 रुपए मेरे कमरे का भाड़ा है साहब। मैंने कहा 5,000 तनख्वाह में कैसे जीव साहब। वो 2008 की याद मेरे को वापस ताजा हो गई थी साहब। पर ये आपने ये सब जगह पे मेरी जानकारी डाल दी साहब, और पूरे देश से जो ये पैसे आगे साहब, ये देशवासी का रॉयल सोल्जर की तरफ से साहब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ साहब। और इससे पता चला कि देश मेरे साथ है साहब। बिल्कुल साहब, धन्यवाद बिल्कुल साहब साहब। आपको। नहीं साहब, धन्यवाद की बात ही नहीं है, हमारा सौभाग्य है। मैं तो कहता हूँ अगर ऊपर से कोई अल्लाह बोलता है, कोई भगवान, कोई कुछ बोलता है, अगर भगवान भी नीचे आ जाए ना और आप और भगवान सामने खड़े हो, तो सबसे पहले मैं आपके चरणों में अपना मस्तक रखूंगा जनाब, क्योंकि आप जो साहब नहीं साहब, आप सिक्योरिटी गार्ड पेशे से हैं। देश का जो एक सच्चा नागरिक है ना, जो आपकी फीलिंग्स को समझ सकता है, उसके लिए आप बहुत कुछ हैं साहब। आप लाइफ से इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं हर एक स्थिति में, चाहे गरीबी हो, आप जो मर्जी हो। 3,000 तनख्वाह मिलती थी या 7,000 तनख्वाह मिलती है, आधी सैलरी मिल गई, नौकरी छूट गई सर, फिर भी आप शहीदों के परिवार को पत्र लिखते हैं, उनके माँ बाप को, उनके परिवार को एहसास दिलाते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपका बेटा भी जिंदा है। तो सर ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। जवानों के फोटो साहब, ये मेरी जानकारी से उनके घर पहुंचे साहब, बहुत सारों के पास थे भी नहीं। बाकी ये कि साहब कुछ लोगों के साथ दिमागी ऐसे होते हैं। मैंने इतने साल में LNT लार्सन टर्बो
टाटा, ब्रिटिश गैस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, बड़े स्कूल, हॉस्पिटल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बड़े बड़े मॉल, मैंने कहा साहब मैंने ड्यूटी कर ली, 17 ड्रेस पहन ली मैंने सिक्योरिटी की। लेकिन ये बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र, ये द हिंदू 12-15 रुपए का पेपर है साहब, पूरा इंटरनेशनल अफेयर आते हैं उस पेपर में मेरी खबर आई, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हाल इंडिया में, और भी पता नहीं कौन कौन से अंग्रेजी नाम वाले समाचार पत्रों में साहब 3 किलो पेपर में खबर आएगी मेरी अभी तक। अच्छा। तो ये सब कोई जो कंपनी के मैनेजर, जनरल मैनेजर गेट पे साहब गाड़ी खड़ी करके, हेलो जितेंद्र सिंह आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे धन्यवाद तो देते थे साहब, लेकिन कुछ मुझे कभी आज तक सुपरवाइजर भी नहीं बनाया साहब। मैं बहुत बोलता था, मैंने मेरी आंख दुखती है, मेरे को दिन में छुट्टी दो, तो भी साहब नहीं मिली। ये कुछ मन वाली बात होती है साहब। पुणे का सोमनाथ बाबूराव कोलते एक अनपढ़ दर्जी है साहब, उसने कभी मेरे को देखा नहीं, उसके पास कीपैड फोन है, मैंने भी उसको कभी देखा नहीं, लेकिन उसको मेरी जानकारी मिली साहब, तो वो हर दिन शाम को मुझे फोन करता है और वहां से मुझे जय हिंद बोलता है साहब। तो ये देशभक्ति वाली बात है साहब, इसे पढ़ी लिखी और शिक्षा से इसका ताल्लुकात नहीं होता साहब। बिल्कुल साहब, जो देशभक्त होता है वो होता है साहब। बिल्कुल साहब, मानना पड़ेगा इस बात को। देशभक्ति बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ने से या बड़ी बड़ी डिग्री लेने से नहीं आती, वो जज्बा तो भारत माता के सच्चे सपूतों में ही होता है जनाब। समझ सकता हूँ मैं आपकी बात। मैं तो बिल्कुल एक कॉमन मैन था साहब। हमारा जिला भरतपुर पिछड़ा हुआ है साहब, वहाँ पे भारतीय सेना और पता नहीं वहाँ का रोजगार है साहब, वहाँ से 7 जनरेशन भारतीय सेना में चल रही है। मैं बिल्कुल कॉमन मैन था। मैं कारगिल की लड़ाई के टाइम पे मैं खुद भर्ती देख रहा था जब लड़ाई चली जब साहब, फिर ये बम धमाका हो गया साहब, मेरे गांव के आसपास के 13-14 जवान शहीद हुए। मैं समाचार पत्र में शहीद की खबर देखता था, और ये लड़ाई गर्मी के टाइम पे चली साहब, जब गर्म हवा और लू के थपेड़ों में 10,000 की तादाद में ग्रामवासी ये प्लास्टिक के जूते पहन के शहीद जवान को अंतिम विदाई देने जाते थे। और जब सेना का ट्रक शहीद जवान की बॉडी लेके जैसे ही गांव में प्रवेश करता, तो हजारों की तादाद में ग्रामवासी जोड़ते, चिल्ला उठते, जब तक सूरज चांद रहेगा मान सिंह तेरा नाम रहेगा। ये सब मैंने साहब आंख से देखा। फिर मैं देखता था साहब, फिर उसी टाइम पे फौजदार के सिपाही अर्जन राम शहीद हुए। ये राजस्थान के नागौर जिले के थे, कैप्टन सौरभ कालिया के साथ में शहीद हुए थे। तो उनके पिता चौखाराम ने कहा कि बेटा गया तो क्या हुआ, बदन तो सलामत है। ये वो पंक्ति थी साहब जो मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति होगी। फिर मैं शहीद जवानों की जानकारी साहब संग्रह करने लगा वो दिन से। फिर मानना पड़ेगा वो साहब। टाइम पे साहब 2 रुपए नहीं थे साहब, सारे समाचार पत्र हमारे देश के सब ब्लैक एंड व्हाइट ही थे साहब। लेकिन फिर अब हर समाचार पत्र में शहीद की खबर थी। तो मैं हमारे गांव की रेलवे लाइन पे साहब पटरी पे एक तरफ सुबह जाता दिन में और एक तरफ शाम को, वहां से साहब मैंने सारे समाचार पत्र बिने रेलवे लाइन पे सब संभाल के धर रखे हैं साहब अभी तक, बिल्कुल सब बॉक्स में पैक करके। फिर वही टाइम पे पता चला साहब कि हमारे देश में फोन नहीं थे, तो शहीद जवान की लिखी हुई अंतिम चिट्ठियां उनके शहीद होने के 15-20 दिन महीने बाद तक आती रही। उसमें लिखा था, पिताजी मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो, लिखना। तो फिर साहब मैंने तभी से यह प्रण किया कि ये शहीद जवान की अंतिम चिट्ठी नहीं है, इनके परिजनों को मेरी चिट्ठी हमेशा मिलती रहेगी। फिर साहब मैं इनको, इनके परिवार को साहब 15 पैसे के जमाने से ये पत्र लिखने लगा साहब। क्या यार साहब, क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, क्या बोलूँ मैं आपको साहब। वाकई हैट्स ऑफ। बाकी मेरे गांव के लोग भी साहब, जब साल 2000 आया तो जब मेरे को 20-22 तारीख को साहब समाचार पत्र से पता चल गया था कि मैं दिल्ली में साहब इंडिया गेट पे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति इंडिया के वहाँ अब्दुल कलाम साहब वहाँ आएंगे और वहाँ करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो मैंने सोचा कि ये 527 जवानों की जानकारी मेरे पास भी है, तो मैं भी श्रद्धांजलि देता हूँ साहब। तो हमारे गाँव के चौराहे में मैं ये सब शहीद के फोटो, वो टाइम पे साहब ये 50 पैसे की फोटोकॉपी होती थी साहब, और वो चंदू फोटोकॉपी वाले ने चारणी नहीं कर दी साहब। फिर चिपकाने के लिए खोजने साहब तो आटे की लाई से साहब मेरे गांव के चौराहे पे शहीद के फोटो चिपका दिए साहब। बाकी 1 साल हो गया था तो लोग कारगिल को भूल गए थे, वहाँ कोई आया ही नहीं था साहब, क्योंकि मेरे पास फूल मोमबत्ती और ये म्यूजिक सिस्टम मजमा लगाने का कोई सामान नहीं था। तो मैं शहीद का गुनहगार हूँ साहब, मैं ठीक से हाईलाइट नहीं कर पाया। नहीं साहब, कैसी बात कर दी यार, गुनहगार कैसे हो गए यार। बाद के साल में साहब गांव वालों को पता चला साहब, और शहीदों के सम्मान में बहुत सारे लोग वहाँ आने लगे साहब, और खूब सारे फूल लाते साहब, और वहाँ म्यूजिक सिस्टम लगा देते साहब, टेबल लाते, मोमबत्ती लाते साहब, बहुत सारी अगरबत्ती लगाते शहीद के फोटो पे, और
मेरे से साहब, फिर बाद में 1 रुपया भी नहीं लिया साहब, और सब पैसे गांव वाले खर्च करते हैं। मुझे बोलते थे कि आप सिर्फ गांव वालों को ये बताओ कि इतने सारे जवान कैसे शहीद हो गए। तो मेरे पास शहीद की शोर गाता सुनाता था साहब। फिर गांव वालों ने उस जगह का नाम बदल के और कारगिल चौक रख दिया साहब। अच्छा, कारगिल चौक। कारगिल चौक साहब। और अब गांव वाले मुझे मेजर साहब के नाम से जानते साहब, मेरा असली नाम भी किसी को पता नहीं। अच्छा, मेजर साहब के नाम से ही जानते हैं आपको लोग? हाँ, पर ये एक बहुत बड़ी एक मजाक सी बात है साहब कि मैं मामूली आदमी हूँ साहब, सिक्योरिटी में मेरे को ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती, मैं साल में एक बार ही घर जा पाता हूँ साहब, दिवाली पे। तब उनके बापों को देख के नए जमाने के जो छोरे वो भी मेरे को मेजर साहब बोलते हैं। अब बाकी किसी को पता ही नहीं ये खाली सिक्योरिटी गार्ड है। अब मैं दिखता भी एक बार ही हूँ साहब, सत्ती में भी वो लोग मेरे को सत्ती का मेजर साहब समझते हैं साहब। जी साहब, जी साहब। साहब क्या बोलूँ मैं आपको, मेजर तो एक ओहदा है, एक रैंक है, बाकी आपका जो ओहदा है हमारे दिलों में वो सर्वोपरि है साहब, उसका कोई मोल नहीं है किसी रैंक से। तो जितेंद्र साहब की सीरीज हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, नए नए अच्छे किस्से आपको बताते रहेंगे। सबको इंटरेस्ट जाते जाते हम कंटिन्यूस इस सीरीज को रखने वाले हैं आपके साथ वार्तालाप में। आपको जाते जाते कोई एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाएंगे किसी वीर शहीद का, ऐसा जो रोंगटे खड़े कर दे। हाँ, ये कारगिल की लड़ाई में साहब जो 527 जवान जो शहीद हुए थे, तो इन शहीद जवानों में साहब 2 जवान ऐसे भी थे साहब। एक गढ़वाल राइफल के सिपाही जवाहर सिंह, इनके पिता कमान सिंह 1971 की लड़ाई में शहीद हुए, और दूसरे वाले सिपाही नरेश कुमार, ये 17 जाट के हैं साहब। इनके माताजी राजस्थान के झुंझुनू जिले में बैठ गया, अब जिंदा है साहब देवलूसी। उनके पति धर्म सिंह 1971 में शहीद हुए। ये पिता और पुत्र दोनों शहीद है साहब। ये वेरीवाल नदी में शहीद हुए थे, पाकिस्तान बॉर्डर पे। मां फाजिलका में उनकी याद में बहुत बड़ा एक स्मारक बना हुआ है साहब, और वो गांव वाले उन शहीदों की याद में मेला भी लगाते हैं साहब। ये फाजिलका में उनका स्मारक है साहब। तो ऐसे परिवार है साहब, जैसे हमारे देश में कोई 20 फैमिली है, एक ही घर के 2-2 जवान शहीद हो गए साहब। ऐसी एक दास्तान मैं आपको सुनाता हूँ। 1962 3 युद्ध के रेवाड़ी के शहीद हैं, काटिन कुमाऊं के सिंहराम और इनके छोटे भाई राम कुमार, ये दोनों चीन युद्ध में शहीद हुए थे 18 नवंबर को। तो जब रजांगला में साहब सिंहराम एथलेटिक्स में पहलवान थे, और मैं उनके घर भी गया हूँ साहब, रेवाड़ी जिले में उनका गांव है धवाना। तो उनके घर वालों ने उस समय का उनका पुराना जो घर है उसको सजो के रख रखा है। मैंने वहाँ देखा साहब, तो वहाँ उनके लड़के हवलदार कृष्ण कुमार उनकी दास्तान सुनाते थे। तो जब सिंहराम बड़े लंबे चौड़े कद काठी के एथलेटिक्स पहलवान थे साहब, तो चीनी सैनिक उनके हाथ से पकड़ भी नहीं आ रहे थे, तो वो दोनों हाथ से उनको पकड़ के और उनके सिर कुचल के और खत्म कर रहे थे चीनी सैनिकों को। तो सिंहराम को उनके एक साथी जवान ने बताया कि सिंहराम पीछे हट जा, तेरा भाई राम कुमार शहीद हो गया है। तो जब सिंहराम को ये पता चला कि चाइनीज दुश्मन ने मेरा भाई खत्म कर दिया साहब, तो वो और खुकार हो गया। और सिंहराम के ऊपर जब चीनी अफसर की नजर पड़ी, तो उसने सिपाहियों को कहा कि इसको सबसे पहले खत्म करो। तो जब सिंहराम को साहब जब चाइनीज सैनिक ने खत्म किया, तो वहाँ वो चाइनीज भाषा में साहब वहाँ कुछ लिख के गए थे, जिसका हिंदी कुछ ट्रांसफर ये था कि यहाँ हमने भारतीय सेना के वीर जवान को, सिपाही को हमने यहाँ शहादत दी है। तो फिर उस लिखावट में साहब बाद में सिंहराम को फिर चक्कर दिया गया साहब। ऐसे हमारे देश के वीर जवानों की दास्तान है साहब। क्या बोलूं साहब, मेरे तो रोंगटे से ही खड़े हो गए हैं सुन के। हाँ। हमारे देश के युवा को ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी कि उनकी सुरक्षा के लिए जो सरहद पे जो जवान बैठा हुआ है ना, जो वॉर फील्ड में जवान खड़ा होता है, उसके मन में क्या जज्बा होता है देश की रक्षा को लेके, भारत माता की आन बान शान को लेके, उस तिरंगे के सम्मान को लेके। और वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी के बीचों बीच कभी बॉलीवुड तो कभी कोई आए दिन अपमान करता रहता है, कभी यूनिफॉर्म का, कभी तिरंगे का, कभी नेशनल एम्बलम्स का। तो सब बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को भी देख के। बिल्कुल, और जो हमारे देश में साहब जो जवान जहाँ से शहीद हो रहे हैं वही शहीद हो रहे हैं साहब। बाकी नई जगह से लोग सेना में नहीं जाते। अभी 4 घंटे पहले आज हम 9 सितंबर से को बात कर रहे हैं, 9 सितंबर 2020 को। ये जवान जो गनर भूपेंद्र सिंह 327 मीडियम
शहीद हुआ अभी 6 महीने पहले। इसके घर बच्चा पैदा हुआ है साहब। वाह ये इसके लड़के को देखने से पहले शहीद हो गया। 22-23 साल उम्र थी इस जवान की। और पूरे भिवानी जिले में 265-70 शहीद परिवार है साहब। इतने बड़े सैनिक इलाके से आज हमारे देश में शहादत हुई। तो इन वीर जवानों की दास्तान साहब आपके ये रॉयल सोल्जर से आप पूरे देश के सामने लाइए और देश में देशभक्ति लाइए साहब। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब, वो तो अपनी रोम रोम में अपने रक्त के एक कतरे में है साहब। और आपके माध्यम से हम ऐसी अनोखी कहानियां देश को सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे, जो आज तक ना तो उन्होंने कभी सुनी है, ना उनको कभी कोई मीडिया का बाप भी नहीं सुना सकता। हाँ, और अब ये नए जमाने के साहब जो जितने उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं, ये आपको ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर दे साहब कि अमेरिका, चीन, जापान और रशिया के तरह हमारे देश का बॉर्डर बना दे, ताकि अब कोई जवान शहीद ही नहीं हो साहब और हमारे देश में खुशहाली आए और फिर किसी के शहीद होने की खबर नहीं आए साहब किसी पेपर में और किसी जितेंद्र सिंह को पत्र लिखना पड़े। अरे साहब, ऐसी देशभक्ति लाए साहब। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब, जुटे रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे सर देश के लिए, चिंगारी फूंकते रहेंगे। और मुझे इतना विश्वास है अपने देश के युवा पे कि जो चिंगारी मेरे से लोग फूंक रहे हैं, आप जैसे वीर पूतों की बदौलत, अपने जज्बे की बदौलत एक दिन जरूर रंग लेके आएगी, रंग लाएगी ना दोस्तों। बिल्कुल साहब। और ये रॉयल सोल्जर के सभी फॉलोअर्स और सब देशवासियों का साहब मैं बहुत नतमस्तक होकर फकर गुजार हूँ। मैं बहुत मामूली था आदमी था साहब, मेरे ब्लड फैलता है साहब, मेरे खून में बहुत तेज गति हो रही है साहब खून की, ये बहुत ज्यादा नुकसान को दे दिया साहब। साहब ये सौभाग्य है साहब हमारा, हम सबका सौभाग्य है कि आपके हम अंश भर काम आ पाए। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब, जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना। आपसे दोबारा बात करेंगे वीर जवानों की गाथाओं के बारे में और कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां सुनने के लिए। जी साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद। तो दोस्तों सुना आपने जितेंद्र जी का जज्बा। दिल से एक बार सलाम है यार उन सभी को जिन्होंने पूरा वीडियो सुना है इनका, बीच में हटे नहीं, भागे नहीं, क्योंकि ऐसे देश के सच्चे देशभक्त को सुनना भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है यार। कमेंट में राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, भले ही थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है पर शेयर कीजिएगा, हिंदुस्तान को बताइएगा कि हमारे वीर जवान हमारे देश के बीच कैसे कैसे लोग हैं और क्या क्या उनकी कहानियाँ तो कुछ भी नहीं है, बहुत अमेजिंग स्टोरीज़ हैं जो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से आगे सुनाने वाला हूँ। तो ध्यान रखिएगा अपना, अगली कड़ी में जल्द मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।